नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ठीक 1 महीना पहले 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी नरेंद्र मोदी ने। और इस 1 महीने में अकेले जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, तो 5 बड़े हमले हो चुके हैं आतंकवादियों की तरफ से। जब वो शपथ ग्रहण कर रहे थे, उसी दिन रियासी में तीर्थयात्रियों से भरी हुई बस पर अटैक हुआ था। जो ड्राइवर था वो संतुलन खो चुका था और बस गहरे खड्ड में जा गिरी थी। 10 तीर्थयात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई थी। और ये आतंकवादी हमला ठीक उस समय हुआ था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करने की तैयारी कर रहे थे। ये 9 जून की ही घटना है। फिर एक दिन बाद भद्रवाह छत्रगला में जो सेना का अस्थायी कैंप था, उस पर अटैक हुआ। उसके अगले दिन 2 घटनाएं हुई 12 जून को। जो गंधो है भले सा, पुलिस नाके पर फायरिंग की गई। इसके अलावा कठुआ में, हीरानगर में एक अटैक किया गया। गांव में अटैक किया गया। जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली, उनको घेरा गया। 2 आतंकवादी मौके पर मार गिराए गए और ये पाकिस्तानी थे। 18 जून को पुंछ में एसओजी के दल पर अटैक किया गया था। और वैसे तो कुलगाम में, बारामूला में सेना की और आतंकवादियों की कई मुठभेड़ें हुई हैं। 19 जून को बारामूला में 2 आतंकवादी मार गिराए गए थे। 6 जुलाई को कुलगाम में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया और इसके अगले दिन 2 और आतंकवादियों को, कुल मिलाकर के 6 आतंकवादियों को ढेर किया गया। लेकिन ये जो कठुआ की वारदात हुई है, जिसमें सेना के वाहन पर ग्रेनेड से भी हमला किया गया और अंधाधुंध फायरिंग भी की गई, ये हमें पुलवामा हमले की याद दिलाती है। पुलवामा में फरवरी 2019 में सीआरपीएफ के एक काफिले पर आरडीएक्स से भरी हुई एक कार को टकरा दिया गया था और उसमें हमारे 40 जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे। और ये जो कठुआ में हुई है, ये गश्ती दल था। और यहाँ पर जिस तरीके से सेना के वाहन को अटैक किया गया है ग्रेनेड से और अत्याधुनिक हथियारों से, जो अंधाधुंध फायरिंग की गई है, ये एक बार फिर एक तरीके से हमारी गैरत को ललकारने वाली घटना है और इसे पुलवामा की घटना से कमतर आंक करके नहीं चला जाना चाहिए। ये जो लगातार, जब से नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी है, जम्मू कश्मीर में, खास तौर से जम्मू संभाग में जिस तरीके से आतंकवादी वारदातें बढ़ी हैं, ये हमें किसी बहुत बड़े घटनाक्रम और बहुत बड़ी साजिश का संकेत देने वाले हैं। अब पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। वैसे तो जो रियासी में घटना हुई थी, तीर्थ यात्रियों की बस को जो अटैक किया गया था, जिसमें 10-11 तीर्थ यात्री मारे गए थे और कई घायल हुए थे जो अस्पताल में रहे, बाद में उनको छुट्टियां मिली। उसके बाद भी देश इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि इस बार तो सीधे-सीधे हिंदू तीर्थ यात्रियों को निशाने पर लिया गया है, तो कहीं ये रिहर्सल तो नहीं है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई थी, जो
52 दिनों तक चलती है और 19 अगस्त को जाकर के समाप्त होगी। तो कहीं ये संकेत तो नहीं है, संदेश तो नहीं है, एक बड़ी साजिश तो नहीं है? पर चलिए, अमरनाथ यात्रा के पूरे रास्ते में आपने चाक-चौबंद व्यवस्थाएँ कर रखी हैं। दूसरी बात ये है कि जम्मू संभाग में इसलिए लगातार ये अटैक कर रहे हैं, क्योंकि घाटी में यानी कश्मीर में अब इनकी घुसपैठ की संभावनाएँ खत्म कर दी गई हैं। वहाँ पर ऐसी चौकसी बरती जा रही है कि ये लोग वारदातें नहीं कर पा रहे हैं। तो इन्होंने हीरानगर बॉर्डर के ज़रिए और कुछ चोर रास्तों के ज़रिए घुसपैठ की है और कुछ लोकल सपोर्ट इनको मिल रहा है। इस घटना के जो कठुआ में घटना हुई है, इसमें भी यही संकेत मिले हैं जो अब तक सर्च अभियान चला है या जो भी अब तक की प्रारंभिक जांच पड़ताल हुई है कि कुछ लोकल्स थे, 2-3 आतंकवादी थे जिन्होंने सैन्य वाहन पर ग्रेनेड से और अंधाधुंध फायरिंग की है, अटैक किया है और कुछ लोकल की गाइडेंस इनको मिली है, संरक्षण इनको मिला है और छुपने की जगह भी इनको दी जा रही है लोकल्स के ज़रिए। और जब तक घर का भेदी ना हो साथ में, तो तब तक कोई घटना हो नहीं सकती है। तो बहुत बड़े पैमाने पर सतर्कता के साथ फूल प्रूफ रणनीति जिसको हम कहते हैं, उसके साथ अब सेना को और सेना के साथ-साथ जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो वहाँ का पूरा शासन-प्रशासन है, उसको इस मुहिम को आगे बढ़ाना होगा और जो लोकल गद्दार हैं, उनको उनके अंजाम तक पहुँचाना होगा। और जो सीमा पार से घुसपैठ हो रही है, वो कहाँ से हो रही है, कैसे हो रही है, रुक क्यों नहीं पा रही है? और एक तथ्य ये भी निकल कर के सामने आ रहा है कि जिस इलाके में ये तमाम वारदातें हो रही हैं, इस इलाके में राष्ट्रीय राइफ़ल्स नहीं है। तो राष्ट्रीय राइफ़ल वहाँ से क्यों हटाई गई है? क्या पहले वहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय राइफ़ल्स थे और इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर भी थोड़ा चर्चा करने की ज़रूरत है और इनको इनके अंजाम तक यानी 72 हुरों के पास तक पहुँचाने की व्यवस्थाएँ करनी पड़ेंगी, उसके प्रति प्रतिबद्धता दिखानी पड़ेगी। मैं कई बयान इधर देख रहा था, टेलीविज़न चैनलों पर फारूक अब्दुल्ला का बयान आ रहा है, कुछ जो जम्मू कश्मीर के भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान आ रहा है। एक संजय राउत का बयान आ रहा था और संजय राउत क्या कह रहे थे कि ये सरकार की विफलता है कि हमारे सैनिकों पर अटैक हो रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है और ये हमारे सैनिकों को भी सुरक्षा दे पाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, इनको कुर्सी पर बने रहने का कोई हक नहीं है। मतलब प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं। इससे निचले स्तर का बयान कोई हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा सोचने के स्तर पर दिवालियापन की कोई गिरने की हद भी नहीं हो सकती। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को हमारी सेना की सुरक्षा करनी चाहिए। मतलब सेना किस काम के लिए है भाई? या अर्धसैनिक बल किस काम के लिए हैं? अब ये नौबत आ गई है कि हमारे विपक्ष के ये दिवालियेपन के शिकार नेता मोदी विरोध में इस हद तक चले जाएँगे कि वो कह रहे हैं कि मोदी जी को अब बंदूक थाम लेनी चाहिए हाथ में और सेना की सुरक्षा के लिए सड़कों पर खड़ा हो जाना चाहिए, जंगलों में खड़े हो जाना चाहिए। इससे पता चलता है कि ये लोग किस हद तक जा सकते हैं मोदी विरोध में और किस-किस तरह की बातें कर सकते हैं। फारूक अब्दुल्ला जिस तरह की बयानबाज़ी करते आ रहे हैं, उसमें मुझे कुछ जोड़ना भी नहीं है और कुछ कहना भी नहीं है। ये पाकिस्तान परस्ती पहले भी दिखाते रहे हैं। इस बार इन्होंने थोड़ा-सा संभली हुई बात कही है कि पाकिस्तान कब तक ये हरकतें करता रहेगा, कब तक ये सब चलता रहेगा और वही पुराना राग के साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान को बैठ कर के बात करनी चाहिए, वला, वला, वला।
लेकिन मेरे इस प्रोग्राम का जो आज मोटो है, जो मकसद है वो ये है कि साहब पूरा देश इस समय इंतज़ार कर रहा है किसी बड़ी और कड़ी कार्रवाई का। ये बड़ी और कड़ी कार्रवाई कब होगी? लोग तो प्रतीक्षा कर रहे थे रियासी की तीर्थ यात्रियों की बस पर अटैक के तुरंत बाद कुछ होगा और पाकिस्तान को फिर उड़ी में हुई वारदात के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी और पुलवामा में जो अटैक के बाद एयर स्ट्राइक हुई थी, कुछ वैसा बड़ा देखने को और सुनने को मिलेगा पाकिस्तान को, ये हम आप सब प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन चलिए कुछ दूसरी घटनाएँ हो रही थी, सेशन आ गया, शपथ समारोह चल रहा था, राष्ट्रपति का अभिभाषण था, उस पर चर्चा थी, फिर धन्यवाद प्रस्ताव को पारित भी करना था। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष को इस विशेष सत्र में भी हंगामे करने और अपनी चुनावी मुहिम को आगे बढ़ाने से फुर्सत ही नहीं थी और सरकार भी उसी में उलझी हुई थी। अब हमें ध्यान से ये बात सोचनी और समझनी चाहिए कि प्रधानमंत्री इस समय रूस की यात्रा पर हैं। वो आज रूस की यात्रा समाप्त करेंगे, पुतिन साहब से चर्चा करने के बाद कुछ समझौते, कुछ अलग दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर सहमति होगी और इसके बाद उनकी ऑस्ट्रिया की यात्रा है। कल संभवतः वो दिल्ली लौट आएँगे। उनकी ये रूस की और ऑस्ट्रिया की 3 दिन की यात्रा है। कल इसका समापन हो जाएगा किसी समय। लोग जानना चाह रहे हैं कि 22 जुलाई से बजट सत्र है। बजट सत्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष किन-किन मुद्दों पर हंगामा करने वाला है, किन-किन चीज़ों पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरने वाला है, इसके संकेत और संदेश हमें मिल रहे हैं। जिस तरीके से वो बेवजह मणिपुर की यात्रा करके आए हैं, अभी गुजरात गए थे, अभी लोको पायलट के बीच में किसी फ़िल्म की शूटिंग कर रहे थे, फर्जी इंटरव्यू किए जा रहे थे तथाकथित लोको पायलट के। इस तरीके से वो पेशबंदी कर रहे हैं, ग्राउंड बना रहे हैं और जम्मू कश्मीर में जो ये घटनाएँ हो रही हैं, वारदातें हो रही हैं, जिनमें हमारे 10 से ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं, तीर्थयात्री मारे गए हैं और कई हमारे सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे आतंकवादी भी मारे गए हैं। तो ये लोग इस समय इसका ग्राउंड भी बना रहे हैं कि हमें बजट सत्र में कौन-कौन से मुद्दे किस तरीके से उठाने हैं और सरकार को सिक्योरिटी के मोर्चे पर भी नीट की परीक्षाओं के मामले में भी, ट्रेन दुर्घटना के मामले में भी, मणिपुर के मामले में भी किस तरीके से घेरना है। चलिए, आप विपक्ष में हैं, जो आपको करना है वो करिए। लेकिन क्या सरकार ये जो कठुआ में स्पेसिफिकली घटना हुई है और जो रियासी में तीर्थ यात्रियों के ऊपर अटैक हुआ था, इसका जवाब अब पाकिस्तान को देगी? यानी क्या बजट सत्र से पहले कोई बड़ी घटना होगी या अमरनाथ यात्रा को समाप्त होने का इंतजार करेगी? 19 अगस्त को अमरनाथ यात्रा समाप्त होने वाली है। क्या 19 अगस्त तक प्रतीक्षा करेगी सरकार या बजट सत्र से पहले ही कुछ बड़ा करके पाकिस्तान को भी, साजिशें रचने वालों को भी, लोकल इनको संरक्षण देने वालों को भी एक बहुत बड़ा संकेत देने वाली है? इसकी प्रबल संभावना है कि बजट सत्र से पहले भी कुछ होगा। अगर नहीं होगा तो मैं सरप्राइज़ रहूँगा। वैसे हम बता दें ना हमारे पास सेना की तरफ से किसी तरह का इंडिकेशन है, ना सरकार की तरफ से है। लेकिन जो स्थितियाँ, परिस्थितियाँ निर्मित हो रही हैं, उसमें अगर मोदी सरकार तुरंत पाकिस्तान पर कोई छोटी-मोटी कार्रवाई नहीं करती है, तो लोगों का असंतोष बढ़ेगा और ख़ास तौर से सेना पर या तीर्थ यात्रियों पर जब इस तरह के हमले होते हैं, तो लोगों के सेंटिमेंट बहुत गहरे तक आहत होते हैं।
अमरनाथ यात्रा के बाद तो कोई बड़ी कार्रवाई होगी, ऐसा मेरा मानना है। और मैं ये विश्वास के साथ इसलिए कह रहा हूं कि रूस की जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ये बहुत सारे डायमेंशंस लिए हुए है। जो प्रत्यक्ष में हमें दिखाई देगा, वो तो सामने आ जाएगा कि किन-किन मुद्दों पर पुतिन साहब के बीच में और मोदी साहब के बीच में चर्चाएँ हुई हैं। कुछ चीज़ें हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं। जब 1971 की लड़ाई हुई थी, उस समय भी यूएन में जो वीटो पावर है, वो रूस ने हमारे लिए लगातार इस्तेमाल की थी। चुनाव प्रचार के दौरान आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि साहब अगर तीसरी बार हमारी सरकार बनती है, यानी केंद्र में मोदी की सरकार बनती है, तो अगले 6 महीने में पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान भारत का अभिन्न हिस्सा होगा। क्या भारत इसकी तैयारी कर रहा है? और मोदी साहब और पुतिन साहब के बीच में ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ अगर बन रही हैं, अगर योजना बनाई जा रही है, प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि ये जो रोज़-रोज़ की वारदातें हो रही हैं जम्मू-कश्मीर में, ये तभी खत्म होंगी जब वो पूरा इलाका गिलगिट-बाल्टिस्तान, पीओके जब उस पर भारत का मुकम्मल कब्ज़ा होगा। तो ऐसे में जो चीन की दादागिरी चल रही है, चीन के हिस्से में भी एक बड़ा हिस्सा जम्मू-कश्मीर का इस समय है। 1962 के युद्ध के बाद चीन ने एक हिस्सा कब्ज़ा लिया था। एक हिस्सा पाकिस्तान ने उसको गिफ्ट कर दिया था। तो ये सारे हिस्से जो हैं, ये तभी हमारे पास वापस आएँगे, जब हम कोई इस तरह की रणनीति बनाएँगे। और मैं आपको ये बता दूँ, 3 बयान मेरे पास इस समय हैं, जिन पर हमें गौर करना चाहिए कि 3 अलग-अलग हमारे जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने क्या-क्या कहा था। 5 मई 2024 का राजनाथ सिंह जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका एक बयान आया था और ये उन्होंने पीटीआई को इंटरव्यू में कहा था। उन्होंने कहा था कि हमें पीओके पर अपना कब्जा करने के लिए बल प्रयोग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के लोग ही कहेंगे कि हमें भारत में विलय करना चाहिए। ऐसी मांगें अब उठने भी लगी हैं। पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। एस जयशंकर साहब, 9 मई को इनका बयान आया था 2024 में ही। इन्होंने कहा कि साहब पीओके को लेकर के संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है और ये 22 फरवरी 1994 को पारित हुआ था। इन्होंने कहा कि पीओके को लेकर के संसद में प्रस्ताव पारित हुआ है। हर राजनीतिक दल का मानना है कि पीओके भारत का हिस्सा है। आर्टिकल 370 के बाद हमारी सरकार पीओके को दोबारा भारत का हिस्सा बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये विदेश मंत्री का बयान, यानी डिफेंस मिनिस्टर का बयान, विदेश मंत्री का बयान और अब गृह मंत्री का बयान सुनिए। ये इन्होंने 15 मई 2024 को एएनआई को इंटरव्यू में कहा था, पीओके भारत का हिस्सा है और हम इसे लेकर रहेंगे। सही समय पर सही एक्शन लिया जाएगा। और जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, 6 जुलाई का इनका बयान है। इन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, वो कश्मीर हमारा है जो सारा का सारा है। पीओके को वापस भारत में मिलाकर बीजेपी अपने अधूरे एजेंडे को पूरा करेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का पीओके को लेकर स्टैंड एकदम क्लियर है। तो बीजेपी का जो एजेंडा था, 3 मेन चीजें थी वैसे तो बीजेपी की। एक, अयोध्या में भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण, वो हो गया। दूसरा, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना, समान नागरिक संहिता लागू करना, उसकी शुरुआत
उत्तराखंड से हो चुकी है और ये टॉप प्रायोरिटी में है मोदी सरकार की, ये होगा। तीसरा, जम्मू कश्मीर से 370 35 से हटाना। और चौथा, जम्मू कश्मीर के पूरे हिस्से को यानी पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान को भारत में मिलाने का। और ये चीजें अगर आगे अमरनाथ यात्रा के बाद 2019 में भी आपने देखा होगा, अमरनाथ यात्रा पूरी नहीं हुई थी और मोदी सरकार ने सेना का मूवमेंट बढ़ा दिया था जम्मू कश्मीर में। लोगों को कहा गया था कि जो जहां जिस हालत में है वो जम्मू कश्मीर छोड़ करके अपने घरों को लौट जाए। तो क्या 2019 की तरह फिर बड़े किसी एक्शन की तैयारी मोदी सरकार कर रही है? क्योंकि अगर ऐसा मोदी सरकार कर लेती है तो ये बहुत बड़े संदेश देश के भीतर बैठे हुए लोगों को भी और देश के बाहर जो हमारे दुश्मन साजिशें रचते रहते हैं उनके लिए भी जाने वाला है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।